सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर के मुताबिक क्या पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका है? क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल सदारती निज़ाम के नफाज में है? ये सवालात नए नहीं हैं। 2011 में एक दिन मुझे ISI के सरबरा अहमद शुजा पाशा ने बुलाया और कहा कि पाकिस्तान और मौजूदा निज़ाम एक साथ नहीं चल सकते। मैंने पूछा कौन सा निज़ाम? फरमाने लगे पार्लिमानी निज़ाम। पूछने लगे तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आइंदा बिलावल, मरियम नवाज और मोहन सिलाई की गुलामी करें? हमारी मुलाकात काफी तल्ख रही। पहले वजीर आजम को सदर बरतरफ किया करता था। अफसोस के सदर के इख्तियारात खत्म होने के बाद भी वजीर आजम महफूज न रहा। 2012 में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट के जरिए नाअहल करार दिलवाया गया। 2013 में नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भी नाअहल करार दे दिया। ये वो जमाना था जब फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने 18वीं तरमीम को शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से ज्यादा खतरनाक करार देना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ के बाद शाहिद खाकान अब्बासी और फिर इमरान खान वजीर आजम बने। इमरान खान पार्लियामेंट के जरिए हुकूमत नहीं चलाते थे, बल्कि ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद के जरिए हुकूमत चलाते थे। इनकी हुकूमत भी मुद्दत पूरी न कर सकी। फिर तहरीक अदम एतमाद के बाद शहबाज शरीफ आ गए। अब इनके मुखालफीन भी पार्लियामेंट को महज एक रबर स्टैम्प करार देते हैं। 18वीं तरमीम के बाद इस पार्लियामेंट ने कभी बाजवा को एक्सटेंशन देकर और कभी पीका एक्ट 2025 जैसे बदनाम जमाना कवानीन मंजूर करके पार्लिमानी जमहूरियत का मजाक उड़ाया। कोई माने या न माने, हकीकत ये है कि फौजी आमरों का लाया हुआ सदारती निज़ाम पाकिस्तान में बार बार फेल हो चुका है और 18वीं तरमीम के बावजूद आज की सियासी अशराफिया ने पार्लिमानी निज़ाम को भी मजाक बना दिया है। सिंध से बलूचिस्तान तक कहीं 18वीं तरमीम के समरात नजर नहीं आते। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का बार बार मुलतवी होना 18वीं तरमीम और पार्लिमानी निज़ाम दोनों की नाकामी है। पाकिस्तान में सब बुरा नहीं, कुछ अच्छा भी है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास 1973 का टूटा फूटा आइन अभी तक मौजूद है, जो 3 दफा तोड़ा गया लेकिन तीनों दफा बहाल हो गया। ये इस कौम के पास एक वाहिद मुत्तफिका दस्तावेज है। इस आइन पर सही तरीके से अमल किया जाए तो हमारे सब मसाइल हल हो सकते हैं। आज का पाकिस्तान किसी नए आइन या नए निज़ाम का मुतामिल नहीं हो सकता। जो भी करना है इस आइन के अंदर रहकर करना बेहतर है। खुदा न ख्वास्ता ये आइन बरकरार नहीं रहता तो फिर किसी नए आइन पर इत्तफाक भूल जाएं। अहम तरीन सवाल यह है कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम आया? पहले 2 सूबों में हालात खराब थे। इन 2 तरमीम के बाद आज़ाद कश्मीर में भी लाशें गिर रही हैं। पाकिस्तान को मजीद तरमीम की नहीं बल्कि एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। इस डायलॉग की कामयाबी के लिए पार्लियामेंट का मजबूत होना और आज़ादी इज़हार का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। ये आइन का अहम तकाजा है। पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली ने 1956 का आइन मंजूर किया था, जिसके तहत पाकिस्तान को एक विफाकी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत से चलाया जाना था। 2.5 साल के बाद अक्टूबर 1958 में गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने फौज के सरबराह जनरल अयूब खान के साथ मिलकर मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा दिया और ये पार्लिमानी आइन मनसूख हो गया। सियासी जमातों की अक्सरियत ने 1956 के आइन की बहाली का मुतालबा किया, मगर जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को हटाकर इक़्तिदार पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और 1962 में पाकिस्तान पर सदारती निज़ाम मुसल्लत कर दिया। जनवरी 1965 में जनरल अयूब खान ने सदारती इलेक्शन करवाया, जिसमें मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार बनकर सामने आई। फातिमा जना ने पार्लिमानी निज़ाम की हिमायत की, लिहाजा फील्ड मार्शल अयूब खान ने इन्हें भारतीय एजेंट करार दे दिया। अहम बात यह थी कि मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, बलूचिस्तान में गौस बख्श बजंजो, खैर बख्श मरी और अताउल्लाह मेंगल, खैबर पख्तूनख्वा में वली खान और पंजाब में नवाबजादा नसरुल्लाह खान से लेकर मौलाना मौदूदी तक कई अहम सियासी शख्सियात मादरे मिल्लत की हिमायत कर रही थी। अफसोस के मादरे मिल्लत को दानली से हरवा दिया गया। जनरल अयूब खान का सदारती निज़ाम जीत गया, मादरे मिल्लत का पार्लिमानी निज़ाम हार गया। 1969 में अपने ही लाए हुए आर्मी चीफ जनरल याया खान ने फील्ड मार्शल अयूब खान को हटाकर इक़्तिदार पर खुद कब्जा कर लिया। 1970 के इलेक्शन में मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग को अक्सरियत मिली। जनरल याया खान ने अक्सरियती पार्टी को इक़्तिदार मुंतकिल करने के बजाय अवामी लीग के खिलाफ फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। फौजी ऑपरेशन ने खाना जंगी को जन्म दिया। खाना जंगी का नतीजा पाक भारत जंग की सूरत में निकला और बदकिस्मती से पाकिस्तान टूट गया। नए पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बन गए। उन्होंने अपोजिशन के साथ मिलकर 1973 का मुत्तफ़िका आइन बनाया। एक मरतबा फिर पाकिस्तान को विफाकी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के सुपुर्द किया गया। मरकज़ पंजाब और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी।
بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نیب اور جمعیت علماء اسلام کی مخلوط حکومت تھی۔ ان دونوں مخلوط صوبائی حکومتوں کو ایک سال بھی نہ چلنے دیا گیا۔ نیب پر پابندی لگا کر اپوزیشن کی قیادت کو جیل بھیج دیا گیا۔ آئین میں طے شدہ پارلیمانی نظام پر ایمانداری سے عمل درآمد نہ ہوا۔ نتیجہ 1977 کے مارشل لاء کی صورت میں سامنے آیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 11 سال تک پاکستان کو ایک صدارتی نظام کے ذریعے چلایا، کیونکہ تمام اختیارات ایک ایسے صدر کے پاس تھے جس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی۔ اس باوردی صدر نے 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کروایا، جس میں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن کر پاکستانی سیاست کے منظر پر جلوہ افروز ہوئے۔ 1985 کی غیر جماعتی اسمبلی نے 8ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان میں ایسا نظام متعارف کروایا جس میں صدر کے پاس وزیر اعظم سے زیادہ اختیارات تھے۔ صدر ضیاء الحق نے 1988 میں اپنے ہی لائے ہوئے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو برطرف کر دیا۔ 17 اگست 1988 کو ایک فضائی حادثے میں ان کی موت کے بعد الیکشن ہوا تو محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئی۔ صرف 20 ماہ کے بعد صدر غلام اسحاق خان نے انہیں برطرف کر دیا۔ 1990 میں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ 2 سال بعد صدر اسحاق نے انہیں بھی برطرف کر دیا۔ ہر مرتبہ کرپشن اور بری گورننس کے الزامات لگائے گئے۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی۔ 1996 میں ان کی اپنی پارٹی کے صدر فاروق لغاری نے انہیں برطرف کر دیا۔ 1997 میں نواز شریف پھر وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے پہلے سپریم کورٹ پر حملہ کرایا، پھر اپنے ہی لائے ہوئے آرمی چیف کو برطرف کر دیا۔ لہٰذا 1999 میں وہ جنرل پرویز مشرف کی فوجی بغاوت کا نشانہ بن گئے۔ جنرل مشرف نے 2002 میں ایک الیکشن تو کروا دیا، مگر اختیارات اپنے ہی پاس رکھے۔ 9 سال تک وہ پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک تھے۔ 2008 میں ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ آصف علی زرداری صدر اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بن گئے۔ زرداری صاحب صدر مملکت کے اختیارات وزیر اعظم کو واپس کرنا چاہتے تھے۔ نواز شریف نے انہیں بہت روکا کہ اختیارات اپنے پاس ہی رکھیں، کیونکہ نواز شریف بھی آئندہ ایک با اختیار صدر بننا چاہتے تھے۔ میں ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اس زمانے میں ہر ملاقات میں صدر زرداری کو میثاق جمہوریت یاد دلاتے تھے۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کا قوم سے وعدہ تھا، جسے پورا کرنے میں نواز شریف سے زیادہ ہم جیسے بے وقوفوں کو دلچسپی تھی۔ آخر کار 18ویں ترمیم کے ذریعے صدر زرداری نے اپنے اختیارات وزیر اعظم کو منتقل کر دیے۔ ہمارا خیال تھا پاکستان میں ایک سنہری دور کا آغاز ہوگا، لیکن یہ سنہری دور آج تک ایک خواب ہے۔